हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ 7 जुलाई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रीलिम्स की स्टेज हो, चाहे मेंस की स्टेज हो, चाहे इंटरव्यू की स्टेज ही क्यों ना हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। ये सारे करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम, आपके एसएससी एग्जाम और बाकी के वनडे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये दोस्तों आपके सामने आज का इंडेक्स है। सबसे पहले हम देखेंगे ईरान को नया प्रेसिडेंट मिला है। फिर इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के एक न्यूज आई है, उसके बारे में देखेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। एनआरसी को लेकर के एक छोटा सा जो है एक न्यूज आइटम आज के द हिंदू में था, मणिपुर को लेकर के, उसको देखेंगे। जोरावर टैंक, कलमकारी आर्ट, शहर प्रोग्राम, ये सारे आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आइटम्स हैं, इनको कवर करेंगे। होलोग्राम टेक्नोलॉजी, निर्माण स्कीम, रुद्रम वन मिसाइल और मैंग्रोव्स के बारे में हम लोगों को आज बातें करनी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपकी एक छोटी सी न्यूज और है जो आपके वनडे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक अपॉइंटमेंट है बेसिकली। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे कहां से? अपने इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल डे नहीं है। एक आपका वर्ल्ड चॉकलेट डे है, तो वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, जगन्नाथपुरी का मंदिर आप सबको पता है उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे हर साल जो है आपकी द्वितीय तिथि जो होती है ना, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेकंड डे होता है, कौन से महीने का? आषाढ़ के महीने का। जो सावन के पहले महीना आता है उसको हम आषाढ़ बोलते हैं। उसकी जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो वो आज यानी कि संडे के दिन सुबह 5 बजे के आसपास से रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। ठीक है, शरद पक्ष की एक तरीके से द्वितीय तिथि है। शरद पक्ष उसको बोलते हैं जो अमावस से पूर्णिमा के बीच के 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसको हम शरद पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो उसकी द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है, ये रथ यात्रा शुरू की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीनों आपके श्री कृष्ण भगवान, उसके अलावा जो उनके बड़े भाई बलभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की यात्रा निकलती है। और कहीं ना कहीं रथ को जो भक्त हैं वो कैरी करते हैं। मतलब ऐसा विश्वास माना जाता है कि जिसने भी रथ को थोड़ा सा भी आगे खींचा या उसको रथ को स्पर्श करने का, छूने का मौका भी मिल गया, तो उसके कई सारे पाप धुल जाते हैं, बहुत सारा उसको पुण्य मिलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे गुंडीचा टेम्पल है, वहीं पे यात्रा जाती है आपकी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के दिन के लिहाज से यही एक चीज इंपॉर्टेंट थी बस। इसके अलावा इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज बर्थडे है, ये भी आपके लेकिन किसी एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब रेलेवेंट क्या है दोस्तों? वो ये है, ईरान को नया प्रेसिडेंट मिला है। और नया प्रेसिडेंट मिला है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिफॉर्मिस्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। क्या है? थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है? यहाँ के जो रूलर्स हैं, है ना, यहाँ के जो प्रशासक हैं, जो शासन करने वाले हैं, प्रेसिडेंट हैं या फिर आपके और जो लोग हैं, वो डिवाइन पावर में भरोसा रखते हैं और डिवाइन पावर के इशारों पे ही काम करते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है। थियोक्रेसी बेसिकली उसको बोलते हैं जब कंट्री का, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन होता है और उस रिलीजन के प्रिंसिपल्स पे उस स्टेट को गवर्न किया जाता है। जैसे कि ईरान आपका इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे गवर्न होता है, वैसे ही आपका पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं थियोक्रेटिक स्टेट है। हर वो कंट्री जो रिलीजन के प्रिंसिपल्स पे गवर्न होती है उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई है? अब ये जो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम क्या है? पेजेस्कियन। ठीक है, ये आपके एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट है। इन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि हम भाई वेस्ट के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अभी तक आपको पता है कि अमेरिका, इसराइल, ये सब और वेस्ट के और भी देश बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हैं ईरान के प्रति, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी तक क्या था? फंडामेंटलिज्म था। ये आपके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, रियासी साहब, इनके अंडर में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत ज्यादा थी। फंडामेंटलिज्म था एक तरीके से, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के हॉस्टिलिटी थी। लेकिन जो अब ये नए प्रेसिडेंट आए, इनका ये कहना है कि हम यूएसए से बात करेंगे, हम इसराइल से बात करेंगे, हम सबके साथ एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करेंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि आगे कैसे क्या होता है। इनका इंडिया को लेकर के क्या आउटलुक होता है, इनका कश्मीर इशू को लेकर के क्या आउटलुक होता है, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूएसए का स्टेटमेंट आ गया है कि नो डिफरेंस। यूएसए ने कहा कि भैया कोई भी प्रेसिडेंट बने, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के समर्थन में ना हम पहले थे, ना हम अब है, ना आगे होंगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा यूएसए की तरफ से बयान आपका आया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बहुत सारे दोस्तों एंगल हैं
ठीक है, इसराइल से पता है ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट चल रहा है आपका ईरान का, यूएसए नाराज है ही है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आप अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझे यहाँ का, तो भैया यहाँ पे सबसे ऊपर होता है एक सुप्रीम लीडर, जैसे आपका यूके में मोनार्क होता है ना, वैसे यहाँ पे एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर होता है, जो कि ये है फिलहाल के लिए, ठीक है, अल खमीनी करके इनका कुछ नाम है। तो ये सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, इन्हीं के अंडर में पूरा देश काम करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, है ना, ये एक्स राष्ट्रपति हैं, ये प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, चाहे आपके लेजिस्लेचर हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस हर जगह पर रहता है, और एक रिलीजियस लीडर है, ये बात समझ में आ गई है। अब अगर आप दोस्तों ईरान का मैप देखोगे, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के वेस्ट में पड़ता है क्या, ईरान। ईरान बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, चाणक्य कह गए हैं, है ना, अच्छा ये इंस्टाग्राम वाला पोस्ट या व्हाट्सएप वाला पोस्ट नहीं है कि चाणक्य कह गए हैं, ये वाकई में चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जो आपके इमीडिएट नेबर्स होते हैं वो हमेशा आपके ज्यादातर केस में दुश्मन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साथ आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बहुत सारे इंटरेस्ट, बॉर्डर शेयरिंग वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पड़ोसी के इमीडिएट पड़ोसी है वो आपका दोस्त होगा, और ये सेम केस अप्लाई होता है यहाँ पे भी। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान से, ईरान पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती, लेकिन हमारी ईरान से काफी अच्छी बनती है। पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं बनती है, हमारी अफगानिस्तान से काफी अच्छी बनती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तो पहली बात तो पाकिस्तान बीच में सैंडविच है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान से, जो हम लोग कभी कभी अपने लिए कहते हैं ना कि इंडिया को चाइना सराउंड कर रहा है ना, जगह जगह पोर्ट्स ले रहा है, पर आप एक बार पाकिस्तान के नजरिए से सोच के देखिए, वो तो बेचारा ऑलरेडी सराउंडेड है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, थोड़ा बहुत उसको जो सहारा है वो ईरान अफगानिस्तान का ही, क्योंकि वहां पे तालिबान वगैरह है। तो आतंकवाद का कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक कहावत चलती है थोड़ा सा कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, है ना, तो वही वाला हाल यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान वगैरह का है, ठीक है। ऊपर ऊपर से भले कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल सपोर्ट रहता है टेररिज्म को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं चाबहार पोर्ट, ठीक है, ईरान में। चाबहार पोर्ट हम क्यों बना रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब के साथ हमें ट्रेड करना है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान, है ना, इन सब के साथ हमें ट्रेड करना है। इन सब के पास बहुत ज्यादा एलपीजी का, नेचुरल गैस का, आपका क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो कि हमें इंपोर्ट करने हैं, है ना। हम अपनी मिडिल ईस्ट के ऊपर जो आपके एक रिलायंस है उसको कम करना चाहते हैं, और सेंट्रल एशिया से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी ऑयल बास्केट को। बात समझ में आ गई है। अब क्योंकि सेंट्रल एशिया जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, कि जो अभी फिलहाल का पीओके है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है, उस वाले कश्मीर से होते हुए थोड़ा सा बॉर्डर जो अफगानिस्तान से शेयर करता था, वहां से होकर के हम निकल जाएं। लेकिन अब क्योंकि पीओके है पाकिस्तान के पास, तो अब हमारे पास वो रास्ता नहीं बचा है, या हम इधर से जा सकते थे ऐसे करके, पर ये चाइना के कब्जे वाला एरिया है, चाइना है यहाँ पे, अक्साई चीन वाला एरिया जो हमारा चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, वो सारी चीजें हैं, तो यहां से भी हम नहीं जा सकते हैं। तो एकलौता रास्ता क्या बचता है हमारे पास जाने के लिए, सबसे लंबा रास्ता एक तरीके से ऐसे निकले हम, ये रेड सी होते हुए, फिर यहाँ से जो है सुएज कैनाल से होते हुए, फिर ये सारे ओशंस को पार करते हुए, फिर ये सारी कंट्रीज, फिर ऐसे करते करते ये यहाँ पे हम पहुंचते हैं, ठीक है। ये रास्ता है आपका बेसिकली फिलहाल के लिए हमारे पास सेंट्रल एशिया जाने का। बट ये हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ तक हम अपने गुजरात के पोर्ट से, मुंबई के पोर्ट से तुरंत के तुरंत पहुंच जाएं, और फिर यहाँ से रेल और आपका रोड नेटवर्क के जरिए हम सारा का सारा सामान इधर से उधर अपना पहुंचा सकें, पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल गैस भी ला सकें। तो ये पूरा प्लान है। अब इसमें ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जस्ट बगल में आपका पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ना, जो जहां पे चाइना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल रहा है अपना, और उसी के जस्ट पास में हमने चाबहार पोर्ट ले रखा है। तो ईरान के रिलेशन हमसे अच्छे रहें, ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए कल को अगर ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान चार्ज करता है इंडिया की तरफ, तो अगर इंडिया की नेवी की मिनिमल प्रेजेंस भी है यहाँ पे चाबहार पे, तो एक तरीके से हम उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं पीछे से जाकर के, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, जियोपॉलिटिक्स जो है। चलिए भाई, तो ये आपकी न्यूज थी बेसिकली। आगे देखते हैं। अब अगला आर्टिकल क्या आया था दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के। डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के बोला गया है कि रिकॉर्ड हाई दर्ज किया गया है प्रोडक्शन हमारे देश में, 1,27,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन हमने 2023 से 24 के बीच में किया है। ऐसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान है, और ऑफिशियल डेटा भी है, ठीक है। अब इसको लेकर के हम चीजें देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मेंस के लिहाज से दोस्तों GS2 के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और कहीं ना कहीं GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात समझ में आ गई।
इंडिया रिकॉर्डेड इट फर्स्ट एवर ग्रोथ इन इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन इन वैल्यू टर्म्स। आपको पता है दोस्तों कि हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। कहां कहां से? रशिया से, यूएसए से, इसराइल से, फ्रांस से। तो हमारी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं बाहर के देशों के प्रति है। अच्छा, डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रहना ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब हम एक तरीके से भरोसे बैठे हुए, कल को अगर यूएसए रशिया हमसे एक साथ होस्टाइल हो गए, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सब हमारे प्रति होस्टाइल हो गए, तो क्या ये हमको इंपोर्ट करना बंद कर देंगे या एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे बेसिकली? हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, क्योंकि यहाँ की भी जो कंपनीज है उनको भी प्रॉफिट अर्न करना है ना, वो भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बैठी हैं, उनके लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है। लेकिन हम फिर दूसरे के एक तरीके से रहमो करम पे क्यों रहें, है ना? तो हम धीरे धीरे अपने यहाँ भी डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं तो कम से कम एक जो बेसिक लेवल का प्रोडक्शन है वो तो कर ही रहे हैं। अब इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। पहली बात तो जब थोड़ा सा प्रोडक्शन होगा तो उसका स्नोबॉलिक इफेक्ट होगा। स्नोबॉलिक इफेक्ट का मतलब क्या है? एक हिंदी में कहावत चलती है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वही वाली बात होती है यहाँ पे। अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है और वो बिक रहा है तो बहुत सारे और प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहेंगे इस मार्केट में, ठीक है, कि डिफेंस के सेक्टर में हम आए। और जैसे यूएसए की तर्ज पे, यूएसए में ज्यादातर डिफेंस का प्रोडक्शन प्राइवेट हाथों में है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। वैसा ही कुछ कुछ हम इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं आने वाले कुछ 50-70 साल में। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट है, क्योंकि हम बहुत सारा अपना इंपोर्ट करते हैं चीजों को, तो हमें उस देश की करेंसी में पे करना पड़ता है जिस देश से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं, हमारा पैसा कमजोर होता है, हमारा रुपी डिप्रिशिएट होता है ना, फॉरेन रिजर्व तो डिक्लाइन होते ही होते हैं। ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाती है। उसके अलावा तीसरा ये मजबूत होगी। इसके अलावा और क्या फायदा होगा? जो हमारा एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो हम अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। आपको पता है हमारे देश में इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है ना, हर साल बिल्कुल एक होलसेल रेट पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारा देश, लेकिन उनके लिए नौकरी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही सेक्टर है जहां पे इंजीनियर्स की जरूरत है ना। तो ये सब कुछ फायदे हैं अगर हम बढ़ाते हैं। इसी वजह से सरकार क्या कर रही है, लगातार बढ़ावा दे रही है डिफेंस के प्रोडक्शंस को। बात समझ में आ गई आपकी? चलिए भाई, तो 1,26,887 करोड़ का इस साल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 16.7% की डिफेंस प्रोडक्शन में ग्रोथ देखी गई है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में। लास्ट ईयर ये 1,08,684 करोड़ था, इस बार आपका 1,26,887 करोड़ है। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे कि एग्जैक्टली नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज ग्रोन अप बाय मोर देन 60% सिंस 2019-20 when it stood at 79,000 करोड़। तो जब मेंस आप आंसर लिखोगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाने के लिए कि भैया पिछले 5 साल में क्या किया है हमने, तो पिछले 5 साल में 60% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जैसे पिछले साल से साल 16.5 पौने 17% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, पिछले 5 साल में 60% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जब 2019-20 में 79,000 करोड़ के आसपास था, आज लगभग लगभग 1,27,000 करोड़ है, ठीक है। इंडिया क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वेपन्स एंड सिस्टम्स, जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर, वॉरशिप्स, टैंक, आर्टिलरी गन्स, वॉरशिप्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड वैरायटी ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स। मतलब बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ऐसा हल्का फुल्का नहीं है काम अपना। बात समझ में आ गई है? ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस बार क्या हुआ है, बहुत रिकॉर्ड ग्रोथ उन्होंने दर्ज करी है। जो कि पहले 15,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफेंस प्रोडक्शन का, इस बार हम 21,000 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया है ना। 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया इज करेंटली एक्सपोर्टिंग मिलिट्री हार्डवेयर टू अराउंड 85 कंट्रीज। अब इस 21,000 करोड़ में से हमने 85 कंट्रीज को कुछ ना कुछ सामान अपना बेचा है। बात समझ में आ गई? अब ये सारी दोस्तों प्रीलिम्स वाली और मेंस वाली बातें हो गई। अब आपको मेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, तो आपको ये सारी बातें लिख करके आनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए भी। इसमें कुछ टेक्निकल बातें वो भी आपको समझाई जाएंगी। जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, अभी तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो था उसको चेंज करके क्या किया गया है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोक्योर करने के लिए बढ़ावा दिया गया, प्रमोट किया गया है। जैसे कि एक कैटेगरी बना दी गई है कि भैया आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो डिफेंस का सामान, उसमें कैटेगरी है बाय आईडीडीएम, बाय इंडियन आईडीडीएम, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। इंडियन indigenously designed, developed and manufactured, which gives preference to products that are designed, developed and manufactured indigenously.
बात समझ में आ गई है? यानी कि जो डिफेंस सामान का प्रोक्योरमेंट होने के लिए पॉलिसीज हैं, उसमें एक अलग कैटेगरी डाली गई है कि इसमें आप अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो, यानी कि आप खरीद रहे हो सामान इस कैटेगरी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है आपके लिए। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। तो सरकार डिफेंस प्रमोशन, डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने, प्रमोशन करने के लिए 2020 में एक पॉलिसी लेकर के आई थी, जिसको हम डीपीईपीपी कहते हैं। ठीक है, द पॉलिसी एम्स टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ 1.7 लाख करोड़ in aerospace and defense goods and services by 2025, including exports of 35,000 करोड़। तो वी आर वेरी मच ऑन द लाइन। ठीक है, वी आर वेरी मच ऑन द ट्रैक। हम लोग 1,27,000 करोड़ अचीव कर चुके हैं। अभी 1,75,000 करोड़ का टारगेट है, 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है, जो कि लग रहा है जिस हिसाब से ग्रोथ है अगले साल हम नियर अबाउट तो पहुंच ही जाएंगे, हो सकता है क्रॉस भी कर जाए, है ना। और एक्सपोर्ट हमें जो अभी तक हम 21,000 का कर रहे हैं, इस साल हमने 21,000 का किया है, अगले साल हमको 35,000 का करना है, तो उम्मीद है ये भी आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। द मॉडल encourages collaboration between Indian private companies and foreign original equipment manufacturers to set up manufacturing facilities in India, foster technology transfer and capability building। तो जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बट कुछ तो ही है ना, तो जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज है उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है कि जो बाहर देशों में जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं इक्विपमेंट्स के, उनके साथ आप दोस्ती करिए, जाके उनसे कोलैबोरेशन करिए और उनको इंडिया में बुलाइए कि आप आकर के इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोलिए और हमारे साथ मिलकर प्रोड्यूस करिए, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और वो टेक्नोलॉजी जिससे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे देश में भी आए, ताकि आगे हम उसको बढ़ा सकें। फिर नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट या फिर पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अभी तक क्या है, 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इसका मतलब क्या होता है, एक लिस्ट जारी कर देती है डिफेंस मिनिस्ट्री और कह देती है कि ये सारा सामान हमको अपने देश में बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, बस इतना लिखा है कि भैया ये हमको यहाँ पे बनाना है, लेकिन इसका मतलब यही कि ये अब हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट हो गई कि भैया जो भी चीजें आपकी इसमें डाल दी गई हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में, वो चीजें बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, फिर है डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी। अब इसमें सिंपल सी बात आप समझिए आसान भाषा में, मान लीजिए फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट, जिससे हमने रफेल लिया था। ठीक है, मान लीजिए डसॉल्ट है, डसॉल्ट से हमने 1 लाख करोड़ के इक्विपमेंट्स खरीदे फॉर एग्जाम्पल। तो हमने जब 1 लाख करोड़ के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए डील साइन करी थी, तो हमने वहां पे कहा था कि भैया इसमें से 50,000 करोड़ ऑफसेट क्लॉज में जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने डसॉल्ट से 1 लाख करोड़ का सामान खरीदा, तो उसमें से 50,000 करोड़ डसॉल्ट क्या करेगा, इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगा, है ना। इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। इससे क्या होगा, डसॉल्ट जो 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है वो आगे चल के उसको 70-80,000 करोड़ बन के मिलेगा, है ना। उसको खुद तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया डिफेंस सेक्टर में। ऑटोमेटिक रूट से अगर आपको करना है तो 74% तक आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के आ रहे हो, उस रूट से आ रहे हो, तो आप पूरा 100% तक आप जो है एफडीआई अलाउ कर दिया गया है इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, यानी कि कोई बाहर की कंपनी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आ रही है, तो पूरा का पूरा 100% पैसा वो खुद का लगा सकती है, किसी भी कंपनी को टेक ओवर एक तरीके से कर सकती है। डिफेंस कॉरिडोर, सब देखिए बेसिकली, जब देखिए जैसे आपके लिए पढ़ाई है ना, आपको यूपीएससी निकालना है तो पढ़ाई के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको। ठीक है, आपको नोट्स इजीली मिल जाएं, किताबें इजीली मिल जाएं, क्लासेस इजीली अवेलेबल हो जाए, आसपास ज्यादा शोर शराबा ना हो, बदतमीजियां ना हो, है ना। तो जब आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, कंड्यूसिव इकोसिस्टम मिलता है, तो आपकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर हो पाती है। सेम गोज विद एनी सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए दुनिया भर का रॉ मटेरियल चाहिए, दुनिया भर की परमिशन चाहिए, दुनिया भर की जगह चाहिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, दुनिया भर का पैसा चाहिए। तो ये सब आप एक कुछ ऐसे जगहें चिन्हित कर दी जाए जहां पे कह दिया जाए कि हाँ ये डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एरिया हमने बना दिया है, यहाँ पे इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, कम टैक्स वसूला जाए यहाँ से, यहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पे लेबर भेजा जाए, मतलब इस तरीके से। तो उसी को हम बोलते हैं डिफेंस कॉरिडोर, जहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है। तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसा डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं जहां पे जो है डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से और लोकल लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जाए। फिर बजट जो 2023-24 का आया था, उसमें 75% जो है आपका डिफेंस कैपिटल जो है उसमें बना दिया गया था कि भैया हमें डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योरमेंट करना है। ठीक है, फिर आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स, मतलब वही है कि एक इनिशिएटिव है जिससे टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को फॉस्टर किया जाए डिफेंस के सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, वही सारी बातें हैं।
फिर हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिससे जो है ग्रांट दी जाएंगी एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, एकेडमिया को, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, ताकि वो लोग अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़िया से कर सकें, रिसर्च कर सकें उसके ऊपर। बात समझ में आ गई है। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्लो चार्ट के जरिए बना हुआ है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है और अभी बना करके चले आते हो तो भैया सीधे आपको कलेक्टरी की कुर्सी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2019-20 में ये था, 20 में ये था, 21-22 में ये था, 22-23 में ये, और 24-25 में ये 1.6% इंक्रीज इन इंडिजीनियस प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे डीपीएसयू या फिर पीएसयू यानी कि जो आपके पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो लोग ये प्रोडक्शन कर रही हैं, और जो रेड कलर से वो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर अभी भी जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही है, गवर्नमेंट के हाथ में ही है। लेकिन यहाँ पे भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, 15,894 करोड़ से 26,506 करोड़ प्राइवेट कंपनीज जो है आपको क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही हैं। बात समझ में आ गई है। चलिए अगला एक छोटा सा बहुत ब्रीफ डिस्कशन होना है एनआरसी के बारे में। अब हुआ क्या है, मणिपुर में आपको पता है दो समुदायों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना। इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी हर एक चीज पता ही है ना। हम लोग भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इतना साल से इतने टाइम से आप लोग न्यूज में सुन रहे हो इसको कि आप भी बोर हो चुके होंगे। तो वहां पे जो है आपका मीती ग्रुप जो है वो डिमांड कर रहा है कि एनआरसी करवाया जाए, और जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आए उनको भेजा जाए बाहर। तो कुकी ग्रुप ने कहा है, जो अपोनेंट ग्रुप है, कि हाँ भैया हम मान रहे हैं, आप एनआरसी चाहते हो तो करवा लो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होनी चाहिए, तभी हम जो है एनआरसी करवाएंगे। एनआरसी होता क्या है बेसिकली, एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि अभी आपका आसाम में हुआ था, है ना। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है देश के नागरिक घोषित होते होते रह गए, वो एक तरीके से लीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर हो गए। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी नहीं जानता है ना। तो एनआरसी जो है आपका लाने की बात की जा रही है। ये एक तरीके से रजिस्टर होता है जिसमें सारे सिटीजन का नाम लिखा होता है। जिसका भी नाम इस सिटीजन रजिस्टर में नहीं है, इसका मतलब उस देश का नागरिक नहीं है। ठीक है, तो वो यानी कि अगल बगल के देशों से बाहर भाग करके आया है या माइग्रेट करके आया है और हमारे यहाँ इलीगली रह रहा है करके। ठीक है, अब इसको लेकर के डिमांड चल रही है। ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, हम आने वाले टाइम में इसको डिटेल में देखेंगे जब इसके ऊपर कोई डिसीजन वगैरह आएगा। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि मणिपुर को लेकर के कुछ बड़ी चीज हो सकती है आने वाले 2-4 महीनों में, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी फुल मेजोरिटी में नहीं है। मतलब बीजेपी अपने दम पे एलाइज के साथ है, तो उसको कहीं ना कहीं सेंसिटिव मुद्दों को अब जो है कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, जिनको लेकर के थोड़ा सा इंडिफरेंट एटीट्यूड था, अब कहीं ना कहीं चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जोरावर के बारे में दोस्तों 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको बताना है कि 3 में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ एक टेस्ट सीरीज शुरू करी है ना, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। उसमें आपको हर महीने करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, जैसे आपको डेली पीडीएफ मिलता है, तो एक डेली डेली का करंट अफेयर है, उसमें एक तरीके से पूरे महीने का कंपाइल्ड पीडीएफ होगा एक ही जगह पे, बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से उसको आप पढ़ करके। ठीक है, उसके बाद 2 टेस्ट मिलेंगे आपको हर महीने। एक होगा किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, प्योरली करंट अफेयर्स के ऊपर। दूसरा होगा वो स्टैटिक टॉपिक्स जो करंट अफेयर की वजह से न्यूज में आ गए हैं, दूसरा मॉक टेस्ट उन स्टैटिक टॉपिक्स के ऊपर होगा। तो होगा क्या कि जब आप हर महीने 200 एमसीक्यूज लगाओगे, बहुत ही अव्वल दर्जे के, बहुत ही लेटेस्ट यूपीएससी ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार, और अगले 1 साल में आप 2400 एमसीक्यूज लगा चुके होगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और यूपीएससी ने इस बार भी दोस्तों, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा इसके बारे में, 40 से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों या तो करंट अफेयर से पूछे हैं, या फिर करंट अफेयर की वजह से जो स्टैटिक टॉपिक न्यूज में थे, है ना, उनसे पूछे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अगर यानी कि आप करंट अफेयर्स को और उनसे जो स्टैटिक टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, प्रीलिम्स की राह बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। ठीक है, खैर, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को और इस मॉक टेस्ट को, मैगजीन को, तो 7991453547 पे आप हाई लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो भैया ये लाइट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट टैंक वेट है ना, लाइट टैंक है बेसिकली। फिर इसको डीआरडीओ और एलएनटी ने मिल करके डेवलप किया है। ये यूजर ट्रायल्स के लिए अवेलेबल होगा 2027 से। कितने स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए, डीआरडीओ अनवील्स कंट्रीज इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर। अब देखने में इतना लाइट लग रहा है, इतना लाइट है नहीं कि 150 किलो का है ना। अभी भी ये बहुत ठीक ठाक भारी है, लगभग लगभग 25 टन के आसपास है। बात समझ रहे हैं आप, 25 टन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट टैंक बोल रहे हैं, क्योंकि भाई टैंक जनरली बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। ठीक है था, इसको अभी एक तरीके से इसके बारे में कुछ 1-2 फैक्ट यहाँ पे आर्टिकल में भी दिए हूं मैं, बाकी हम आगे देखेंगे इसके बारे में चीजें।
आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इसको अभी कमिंस इंजन क्या कर रहा है, पावर दे रहा है। मतलब इंडिया ने बेसिकली क्या किया था, जर्मनी से कोई इंजन मांगा था कि भैया आपका कोई इंजन हमको चाहिए, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए तो उससे आसानी रहेगी वगैरह वगैरह, बट वो हो नहीं पाया। तो फिलहाल के लिए कमिंस इंजन इसको जो है पावर दे रहा है। लेकिन डीआरडीओ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंजन भी कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। ठीक है, द टैंक इज प्लान टू बी हैंडेड ओवर टू द आर्मी फॉर यूजर ट्रायल्स बाय अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 तक, यानी कि अगले एक साल एक महीने में ये आर्मी को दे दिया जाएगा कि भैया आप इसका यूजर ट्रायल करिए। तो यहाँ पे पहला तो सही हो गया आपका, तीसरा गलत हो गया है ना। दूसरे पे डीआरडीओ तो सही है, एलएनटी अभी हमको नहीं पता, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लाइट टैंक है, इसको डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। ठीक है, फिर ये अलग अलग तरीके की जमीन पे, फिर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, इन सब जगहों पे अच्छे से काम कर सकता है ना। 25 टन के आसपास जो है, 25 टन से कम इसका वेट है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। फिर इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज लगाई गई, जैसे कि आपकी एआई, ड्रोन इंटीग्रेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। जोरावर नाम क्यों रखा गया है, जोरावर नाम रखा गया है मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पे, who and had served under जम्मूस राजा गुलाब सिंह इन द 19th सेंचुरी। तो भैया ये आर्मी के मिलिट्री जनरल थे ही, इसके साथ ही राजा गुलाब सिंह के जो है एक तरीके से उनके अंडर में भी काम करते थे, है ना। ही इज ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट इन द हिमालयज इंक्लूडिंग लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान एंड स्कार्दू। इन सब जगहों पर इन्होंने अपना परचम लहराया है। बात समझ में आ गई है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो खाली दोस्तों यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कलमकारी आर्ट के बारे में। ठीक है, कलमकारी आर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन कौन से सही है ना, या कौन सा सही है। इट इज अ हाईली पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल एंड पेंटिंग्स प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश। तो भैया ये हैंड पेंटिंग की, ब्लॉक प्रिंटिंग की एक तरीके से तकनीक है जो कि आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। अब इसकी 2 स्टाइल है बेसिकली, ये तो जग जाहिर बात है। पेड़ाना स्टाइल जो आपकी कलमकारी की, उसको मछलीपट्टनम स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। फिर श्रीकला हस्ती स्टाइल जो इसकी है कलमकारी की, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी हम जानते हैं, मतलब देखेंगे अभी। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, कलमकारी के बारे में एक आर्टिकल आया था हिंदू में, इस वजह से न्यूज में है। अब कलमकारी आर्ट जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी आंध्र प्रदेश में, बट अब कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ है, क्योंकि पावर लूम्स बढ़ गए हैं, है ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। तो अब भैया ये हाथ से बनी कलमकारी आर्ट की चीजें कौन ही यूज करेगा। हालांकि जिनको कद्र होती है कला की वो लोग यूज करते हैं, लेकिन एक जो मार्केट होता है, जो कंज्यूमरिज्म होता है, उसका शिकार हो गई है कलमकारी आर्ट भी आपकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी शुरुआत हुई थी, ये एमर्ज हुई थी टेक्सटाइल ट्रेडिशन के तौर पे कुतुब शाही डायनेस्टी इसके टाइम पे, है ना, गोलकोंडा में जब उन्होंने शासन किया था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, तब इसका इनका उदय हुआ था, है ना। इनका उदय आपका, या फिर इनका ओरिजिन आपका तिलांग से हुआ है। तिलांग क्या है, रीजन है आपका आंध्रा और तेलंगाना के बीच में। तिलांग रीजन कहाँ है आपका, आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 तरीके की कलमकारी होती है, कलम का मतलब होता है पेन और कारी का मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप, है ना। और कलमकारी का के 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल होते हैं, एक है आपका श्रीकला हस्ती और दूसरा आपका पेड़ाना या पेडाना। पेडाना को हम क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम बोलते हैं। इसमें वेजिटेबल डाई ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, आर्टिस्ट जो है आउटलाइन भी पेंट करते हैं, एज वेल एज द मेन फीचर्स ऑफ द डिजाइन भी पेंट करते हैं। हैंड कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा सा पर्शियन कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी पैटर्नेज की थी मुगल्स ने और गोलकोंडा सल्तनत ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को आपका जीआई टैग मिला है, इसको नहीं मिला श्रीकला हस्ती को। श्रीकला हस्ती के बारे में देखेंगे तो ये एक ट्रेडिशनल पेन का यूज करके बनाया जाता है ना, और ब्रश का यूज करके। मतलब श्रीकला हस्ती में एक तरीके से पेन और ब्रश का यूज किया जाता है, उसमें ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। द श्रीकला हस्ती आर्टिसंस restricted themselves to making a hand painted cloth and was primarily used in temples to either hang behind the deity or on a chariot। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पे दोस्तों अगर हम चलें तो आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तो 1 and 2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको जीआई टैग नहीं मिला, जीआई टैग भी इसी मछलीपट्टनम वाली को या फिर पेडाना स्टाइल को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका शहर प्रोग्राम के बारे में। शहर प्रोग्राम इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स, फिर एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स या फिर एम्पावरमेंट ऑफ रेप विक्टिम्स, ये आपको बताना है। बेसिकली आपका जो एक तरीके से नीति आयोग का विमेन इंटरशिप एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, और जो ट्रांस यूनियन सिविल है,
इन्होंने शुरू किए शहर प्रोग्राम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरीके से एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो भैया नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और क्रेडिट ब्यूरो यानी कि सिबिल, आपका होता है ना सिबिल स्कोर, आप देखिए कितना है, लोन वोन कराने के लिए सिबिल स्कोर देखा जाता है, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग देने का काम करता है सिबिल आपका। ठीक है, शहर का प्रोग्राम, शहर प्रोग्राम का मकसद क्या है, महिलाओं को जागरूक करना, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देना, उनको बिजनेस स्किल देना और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, और कोई खास बात नहीं है। इनिशिएटिव है किसका, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का और ट्रांस यूनियन सिविल का। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात अगर हम करें तो ये कब शुरू हुआ था, ये नीति आयोग ने शुरू किया था 2018 में। ठीक है, 2018 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका एम क्या था, एट एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय ओवरकमिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड प्रोवाइडिंग अ कॉन्टिन्यूम ऑफ सपोर्ट अक्रॉस डिफरेंट पिलर्स। भैया इसका भी वही काम था कि महिलाओं के पास जो इन्फॉर्मेशन की कमी है उसको पूरा करके उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन करना, फाइनेंस दिलाना, मार्केट से लिंक कराना उनको, मतलब पूरी तरीके से उनका बिजनेस स्टैब्लिश करवाना, ये इसका मकसद था। अब इसी मकसद ने सिविल के साथ मिलकर के क्या शुरू किया, शहर प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, सिविल आप देख लीजिए यहाँ पे फुल फॉर्म, पहले इसको हम बोलते थे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, अभी इसका पूरा नाम क्या है, ट्रांस यूनियन सिविल। ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, इसका फाउंडेशन और हेडक्वार्टर दोनों मुंबई महाराष्ट्र में है ना। फिर आपका इसका जो की पीपल है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके राजेश कुमार साहब। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अनलाइक कन्वेंशनल 3D प्रोजेक्शंस होलोग्राम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो कन्वेंशनल 3D के प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन होलोग्राम को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, होलोग्राम जो काउंटर फीटिंग को रोकता है, क्योंकि भैया इसको कॉपी करना, इसके तरीकों को कॉपी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि द हिंदू ने कवर किया। द हिंदू ने क्यों कवर किया है, क्योंकि जापान ने नए येन बैंक नोट्स, इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी क्या है, येन, जापानीज येन, तो नए येन बैंक नोट्स जो है जिसमें 3D होलोग्राम लगा हुआ है वो शुरू किए ताकि काउंटर फीटिंग को रोका जा सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सीधा तौर पे ये भी आ जाएगा वनडे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देश है जिसने 3D होलोग्राम लगा के नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं या शुरू किए, तो जापान है। अब 3D में क्या होता है ना, ये एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट की जाती है लाइट बीम्स का यूज करते हुए दैट रिफ्लेक्ट रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। Holograms preserve the depth, parallax, and other properties of the original items. Unlike conventional 3D projections, hologram can be seen with naked eye. 3D आप कौन सा naked eye से देख सकते हो भाई, है ना, लेकिन आप holograms देख सकते हो। ठीक है, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स को यूज करता है ताकि एक 3D इमेज बनाई जा सके ऑब्जेक्ट की। आप फोटो में देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका होलोग्राम की इमेज है ना। अलग अलग डायरेक्शन से लाइट बीम एमिट करके एक ऐसी 3D पिक्चर बनाई जा रही है। बात समझ में आ गई, इसी को हम होलोग्राम बोलते हैं। चलिए, अब ये या तो आपके कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम्स हो सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस वगैरह के लिए, या फिर एक्चुअल होलोग्राम्स होते हैं जो ऑप्टिकल डिस्प्ले के लिए होते हैं। यूजिंग का मेडिसिन में होता है, मिलिट्री में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है, वर्चुअल रियलिटी में, डिजिटल आर्ट में, सिक्योरिटी में, हर एक जगह पे होता है। काउंटर फिटिंग को ये रोक सकते हैं क्योंकि भैया इनको कॉपी वॉपी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बताया गया है। बात समझ में आ गई है। चलिए भाई, holograms integrate pattern and properties make them difficult to duplicate completely, which deters counterfeiters. Additionally, holograms are designed to be easily recognizable by the trained individuals, facilitating quick identification of genuine products like versus fake ones. ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पे हम आएंगे। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो बी यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। आएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, निर्माण स्कीम के बारे में। निर्माण स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट दोस्तों दिए हुए, कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। निर्माण इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ द नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि ये तो आपसे ही जुड़ा हुआ है। इज अ स्कीम डिजाइन टू सपोर्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपका यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी ने, जो कि कोल मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया निर्माण पोर्टल। इसका मकसद क्या है कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं कैंडिडेट और कुछ पर्टिकुलर जिलों में रह रहे हैं, उन सबको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये सरकार का इनिशिएटिव नहीं है दोस्तों, ये आपका कोल इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है
कि भैया आपने समाज से कुछ लिया है बिजनेस करते हुए, तो आपको समाज को लौटाना भी पड़ेगा ना, है ना, आप किसी भी फॉर्म में लौटाइए, तो आपको समाज का भला करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने CSR इनिशिएटिव में ये डिसाइड किया है कि जहां जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि जो 39 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है ना, 39 ही है ना, हाँ ठीक है, तो वहां पे जो है ये आपका पैसा प्रोवाइड करेगा कैंडिडेट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। तो जिन लोगों ने भी IAS का एग्जाम या फिर IFS का एग्जाम क्वालिफाई किया 2024 का प्रीलिम्स, उन सबको 1 लाख रुपए ये कोल इंडिया लिमिटेड देगा, प्रोवाइडेड उनकी जो है फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और वो लोग परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए उन 39 जिलों के जहां पे कोल इंडिया ऑपरेट करता है। ठीक है, SC ST थर्ड जेंडर फीमेल इन सबको एक्सटेंड किया जा रहा है ये आपका। इसके लिए एक फुली डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है। अब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप देख लीजिएगा, एक महारत्ना कंपनी है, इंडिया का जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें 85% इनका कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी अगर कोई है तो वो कोल इंडिया लिमिटेड है, ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है पावर जनरेशन में एंड मीट्स 40% ऑफ द प्राइमरी कमर्शियल एग्रीकल्चर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं आपकी, है ना। इट ऑपरेट्स एशियाज लार्जेस्ट ओपन कास्ट कोल माइन इन गेवरा छत्तीसगढ़। सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइन कौन सी है पूरे एशिया में, वो है गेवरा छत्तीसगढ़ में। उसको कौन ऑपरेट करता है? कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करता है। ये बात भी आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में। ये एक एयर टू एयर मिसाइल, इसको DRDO ने बनाया है, राफेल जेट में इसको इंटीग्रेट किया गया है ना, और इसकी स्पीड है अप टू मैक 2 और रेंज है अप टू 250 किलोमीटर की। इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, तो भैया रुद्रम 1 मिसाइल जो है आपकी DRDO ने बनाई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, मिसाइल है बेसिकली ये, बट ये एयर टू एयर नहीं दोस्तों, एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ये हवा से छोड़ी जाएगी और जमीन पे आके स्ट्राइक करेगी। डेवलप किसने करी है? DRDO ने। अब हवा से छोड़ी जाएगी तो कोई हाथ में लेके तो फेंकेगा नहीं कागज का एरोप्लेन बना के, ये किसी एयरक्राफ्ट से, किसी फाइटर जेट से ही छोड़ी जाएगी। तो रफेल से नहीं, सुखोई 30 MKI से जो है अभी इसको इंटीग्रेट किया गया फिलहाल के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है, फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि जो आपके दुश्मन के जो एनिमी के रेडियो वेव्स के एमिशन सोर्सेज हैं उसको भी ट्रेस करके ये एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल बोलते हैं। बाकी इसके सारे वही फीचर हैं, कितने मीटर कितने किलोमीटर, स्पीड वही 2 मैक, रेंज आपकी 250 किलोमीटर, ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, कोई इसमें खास समझाने जैसी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो वैसे तो डी आंसर होता, लेकिन पूछा क्या गया? इनकरेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई, ये आपकी एक छोटी सी न्यूज आई है द हिंदू में। अब ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैंग्रोव्स के ऊपर यूपीएससी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा भी डाल सकता है। क्या बोल रहा है? मतलब एक रिसर्च सामने आई है, उसमें बताया गया कि कोई मैंग्रोव अगर शुरुआत से एक जगह पे लगा हुआ है तो वो जितनी कार्बन कैप्चर करता है पूरे एटमॉस्फेयर से, उसकी तुलना में वो मैंग्रोव्स जिनको उठा करके दोबारा रिप्लांट किया गया है वो सिर्फ 75% ही कार्बन कैप्चर कर पाते हैं। रीप्लांटेड मैंग्रोव्स कैन कैप्चर 75% ऑफ द कार्बन स्टॉक्स that their naturally established counterparts store after 20 years according to models of data from 684 planted mangrove clusters। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जो ये बात होती है ना कि मैंग्रोव्स को यहां से हटा करके यहां प्लांट कर दीजिए तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है कार्बन को हटाने की, ये एक स्टेटमेंट बन गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी दोस्तों न्यूज और है। इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, बंधन बैंक ने नया COO, है ना, मतलब नया CEO नहीं, जो ऑलरेडी COO थे यानी कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनको बैंक का नया इंटरिम MD और CEO बना दिया है। कौन? रतन कुमार केश। ठीक है, रतन कुमार केश किस बैंक के MD और CEO बने हैं? बंधन बैंक के बने हैं। बात समझ में आ गई। बंधन बैंक 2015 में शुरू हुआ था। इसके फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, चंद्रशेखर घोष। और इसके फिलहाल चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। बात समझ में आ गई है? चलिए भाई, बात समझ में आ गई है तो मिलेंगे आप लोगों से कल के लेक्चर में। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, अगर लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करना भी ना भूलें, और वीडियो को एक तरीके से फीडबैक देना भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।